कल के सत्र में आईटी एक्ट में हम लोगों ने बहुत ही प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क संसाधन वगैरह क्या होता है इनको हमने समझ लिया। आज हम लोग जो है तो थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम पार्टी कुछ पक्षकार को यहाँ पर हम देखेंगे। तो बताया गया है, तो यहाँ पर आप पार्टी में आओगे तो यहाँ पर 3 डेफिनेशन एक साथ हम पढ़ेंगे आपका। अब ये देखो 3 परिभाषाएं। तो पहले मैंने ZA प्रवर्तक, ओरिजिनेटर, उसको शब्द यूज किया गया है प्रवर्तक, ओरिजिनेटर। तो कौन होता है ओरिजिनेटर, प्रवर्तक कौन होता है? तो सबसे पहले जो है तो प्रवर्तक के बारे में हम बातचीत करते हैं कि कौन प्रवर्तक होता है। ठीक है, तो प्रवर्तक कौन होता है? तो यहां पर देखिए सिंपल तरीके से कि वह व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजता है, उत्पादन करता है, भंडारण करता है और ट्रांजैक्शन पारेषण करता है, प्रोड्यूस करता है, भेजने वाला। प्रवर्तक मतलब भाई साहब तुमने मैसेज किया, जैसे मैंने मैसेज किया ना कि ये क्लास का टाइम है, तो ये मैं क्या हो गया ओरिजिनेटर। उस मैसेज को ओरिजिनेटर मतलब होता है किसी चीज को क्रिएट करने वाला। ओरिजिनली किसी चीज को क्रिएटर। ओरिजिनेटर मतलब कि किसी चीज को ओरिजिनली पहली बार क्रिएट करने वाला, तो वो प्रवर्तक कहलाता है। ठीक है, तो प्रवर्तक वो व्यक्ति जो संदेश को क्रिएट करता है ना, उत्पादित करता है, प्रोड्यूस शब्द यहाँ पे यूज किया गया है, स्टोर करता है, ट्रांसमिट यानी भेजता है, पारेषण करता है, सिंपल सा, तो वो कहलाता है प्रवर्तक। ध्यान रखना कि इसके अंतर्गत इंटरमीडिएटरी नहीं आता, मध्यवर्ती नहीं आता। मध्यवर्ती कौन है भाई? मध्यवर्ती मतलब कि वो तरीका जिसके माध्यम से आप मैसेज भेज रहे हो। अब समझना, जैसे मान लो कि मैंने मैसेज जो है तो भेजा व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप क्या है आपका? इंटरमीडिएट मतलब आपका मध्यवर्ती है। ठीक है ना, इंटरमीडिएटरी है। ठीक है, कोई भी जैसे गूगल, गूगल के तहत कोई भी चीज है, ये मैंने उदाहरण कुछ बता दिया यहाँ पर कि याहू के तहत, ठीक है, किसी के तहत जो है तो आप वहां पर मेल भेजते हो। ठीक है, मेल भेजते हो तो जीमेल भेजते हो, याहू मेल भेजते हो। अब आजकल तो जीमेल चलता है, याहू मेल नहीं चलता है। अभी जो चलता है उसके हिसाब से बातचीत करते हैं। व्हाट्सअप सभी यूज करते हो आजकल, तो व्हाट्सअप। ठीक है, तो व्हाट्सअप यहाँ पे व्हाट्सअप क्या है? वो कहलाता है मध्यवर्ती। टेलीग्राम क्या है? मध्यवर्ती, मतलब जिसके माध्यम से मैसेज भेजा जाता है। तो मध्यवर्ती देखो लिखा है ना कि ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य की ओर से कोई सूचना या डाटा प्राप्त करता है, भंडारित करता है, पारेषित करता है तथा किसी प्रकार की दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। तो कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, तो जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, आपका जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये ट्विटर हो गया, जितनी भी चीजें हो गई ये सभी क्या है? ये सभी जो है तो क्या है आपका इंटरमीडिएटरी के अंतर्गत आती है, मध्यवर्ती। गूगल हो गया, तो कोई भी चीज जहां से एक मैसेज को दूसरे मैसेज को भेजा जाता है, ये मध्यवर्ती कहलाता है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो प्रवर्तक जो मैसेज को क्रिएट करता है, बनाता है, और मध्यवर्ती के अंतर्गत जो है तो आपका ऐसा व्यक्ति आ जाता है। अब देखो बैरेट में भी डेफिनेशन देखते रहना, क्योंकि ये बैरेट की एज इट इज लैंग्वेज में नहीं पूछता है, तो इसीलिए मैं बैरेट की लैंग्वेज में नोट्स पे नहीं लिखा है। बैरेट आपके पास है, वहां से आप इनको देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना, तो चूंकि आप देखोगे तो पीछे आप वहां पर प्रवर्तक को थोड़ा सा पीछे डिफाइन किया गया है। तो प्रवर्तक देखोगे आपका 2ZA, तो वहां पे देखो वही चीज संदेश भेजता है, उत्पादन भंडारण करता है, वो प्रवर्तक आता है। मध्यवर्ती देखो कि ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य की ओर से कोई अभिलेख प्राप्त करता है, भंडारित करता है, पारदर्शित करता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देखो, वहां पे लिखा है कोई दूर संचार सेवा प्रदाता। तो कोई भी दूर संचार सेवा प्रदाता, जैसे मान लो आजकल देखो टेलीफोन कंपनियां वगैरह में भी मैसेज भेजने का रहता है ना कि आप कोई आइडिया की सिम लेते हो, वोडाफोन की सिम लेते हो, एयरटेल की सिम लेते हो, तो वो क्या है? वो मध्यवर्ती है। मतलब उसके माध्यम से आप किसी मैसेज को भेजते हो। कई बार वो मैसेज उनके सर्वर में, जैसे आपने भेजा, सर्वर में पड़ा हुआ है, बाद में गया, ठीक है, तो मध्यवर्ती में भी जो है तो सेव होता है उस पर्टिकुलर। आप जैसे देखते हो कि आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजते हो,
तो मैसेज जब तक आप डिलीट नहीं करते हो तो वो कुछ समय तक सेफ रहते हैं, मतलब यदि आप डिलीट नहीं करते तो लंबे समय यानी पुराने सभी मैसेज मिल जाते हैं। बाकी आपको लोड नहीं रखना है, अपने सर्वर में वजन नहीं रखना है, तो फिर वहां पे आप ऑप्शन रखते हो कि भाई कहते हैं ना कि 24 घंटे में आपके पुराने मैसेज अपने आप ही डिसअपियर हो जाएंगे। तो ऐसा कोई ना, तो सिंपल सा, नहीं तो आप ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं रखते हो तो पुराना मैसेज सब आपके कहाँ मिल जाता है, व्हाट्सएप वगैरह में किसी से आपने बातचीत की, चैटिंग वगैरह की, तो आपने साल 2 साल पहले की भी डिलीट नहीं की है तो सभी चीजें आपको उसमें जो है तो क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है तो आपका वहां पे स्टोर करके रखता है। तो ये कहाँ पे रहता है, एक तरह से देखा जाए तो वो पर्टिकुलर जो इंटरमीडिएटरी के अंतर्गत आने वाला कोई भी है, कोई भी नेटवर्क सेवा प्रदाता है, वेब होस्टिंग सेवा प्रदाता है, सर्च इंजन ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सभी ये सर्च इंजन कहलाती हैं, ये सभी सर्च इंजन कहलाती हैं। ठीक है ना, ये सभी जो है तो आपका सर्च इंजन कहलाती हैं। गूगल ही आप ज्यादा यूज करते हो, मैं इसमें नए नए डाल दूंगा, ये सब पुराने MNS वगैरह। ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये चीज यहाँ पे आप लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखिएगा, प्रॉपर ये कहलाता है मध्यवर्ती। अब आता है तीसरा पक्षकार, प्रेषिती। प्रेषिती मतलब जिसको बोलते हैं एड्रेसी, इंग्लिश में बोलते हैं एड्रेसी। तो एड्रेसी मतलब कि वह व्यक्ति जिसको कोई सूचना मिलती है, सूचना प्राप्त करने वाला जो है तो क्या कहलाता है, एड्रेसी यहाँ पे कहलाता है। सूचना प्राप्त करने वाला जो है तो यहाँ पे एड्रेसी कहलाता है। ठीक है, सूचना प्राप्त करने वाला जो है तो क्या कहलाता है, आपका एड्रेसी यहाँ पे कहलाता है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ऐसा व्यक्ति जिसे प्रवर्तक द्वारा, देखो प्रवर्तक नहीं, अब वही है कि प्रवर्तक ने जिसे मैसेज भेजा, तो जैसे मान लो मैंने किसी को व्हाट्सअप किया, ठीक है, अब मैंने मान लो किसी को व्हाट्सअप किया, तो फिर यानी कि मैं हो गया प्रवर्तक और जिसको मैंने संदेश भेजा वो हो गया आपका प्रेषिती, है ना, प्रेषिती। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। तो सूचना प्राप्त करने वाला, रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है एड्रेसी। इसके अंतर्गत मध्यवर्ती नहीं आता है। अब मैंने व्हाट्सएप से मैसेज भेजा तो व्हाट्सएप केवल माध्यम है। हाँ, क्या हुआ, पारेषण भेजना, ट्रांसलेट, पारेषण मतलब ये ट्रांसमिट करना, मतलब किसी चीज को एक जगह से, जैसे आप मैसेज यहाँ से सेंड किया किसी, तो वो जो पोर्सेस में गया इसको बोलते हैं पारेषण, ट्रांसमिट है ना, मतलब एक चीज अपनी जगह से दूसरी जगह चली गई, आपने मैसेज मान लीजिए कहीं भेजा तो यहाँ से ट्रांसमिट हो गई। ठीक है ना, तो जैसे वो अब पिक्चर में देखे ना कई बार कि कुछ सुपर हीरोज के पास पावर होती है कि जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं ऐसे चुटकी बजाऊं और अपने घर में खड़ा हो जाऊं, तो इसको बोलेंगे ट्रांसमिट हो गया, मैं ट्रांसमिट हो गया, मतलब यहाँ से ट्रांसफर हो गया मेरा। तो ये पारेषण शब्द यूज होता है। पर चूंकि ये आदमी तो हो नहीं सकता है, ऐसे मैसेज हो सकता है। आप यहाँ से कोई व्हाट्सअप मैसेज कहीं भेज दीजिए, तो जहां आपने व्हाट्सअप किया, जैसे आपने अपने मोबाइल से मुझे कोई मैसेज किया तो वो हो गया कि पारेषण हो गया। ठीक है ना, ट्रांसमिट हो गया, सिंपल सी बात। सेंड सिंपल शब्द है, थोड़ा टेक्निकल शब्द पारेषण ही है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। कोई दस्तावेज वगैरह, दस्तावेज आपने भेज दिया तो वो सब चीज के लिए यूज करता है। ओके, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए, तो ये चीज जो बैरेट की लैंग्वेज था तो इसके अंदर भी मध्यवर्ती नहीं आता है। तो तीन, ये थोड़ा सा पक्षकार के संबंध में था तो इसको मैंने पार्टी नाम यहां पर दिया। बात को आगे बढ़ाते हैं, साधन, मीन्स। अब मीन्स में थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं उनको मैंने रखने का प्रयास किया। तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पे डेफिनेशन मैंने रखा, तो सबसे पहले मैंने संचार युक्ति रखा। संचार युक्ति देखो तो कहाँ डिफाइन किया गया है, HA। तो HA के अंतर्गत संचार युक्ति, तो संचार युक्ति के अंतर्गत जो है तो हर वो तरीका, हर वो मतलब साधन, मीन्स का मतलब होता है साधन, तो हर वो साधन जिसके माध्यम से आप कोई सूचना या डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो तो वो आपका मीन्स कहलाता है। तो ये टेलीफोन जो पुराने जमाने में चलते थे, पुराने जमाने के टेलीफोन, मोबाइल, पेजर, ठीक है ना, ये सभी आपका पेजर हो गया, फैक्स मशीन हो गई, तो हर वो चीज जिसके माध्यम से आप कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, वो सभी जो है तो आपका कम्युनिकेशन डिवाइस। भाई सिंपल सा, कम्युनिकेशन का मतलब
कि वो चीज जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। भाई कम्युनिकेशन डिवाइस का मतलब क्या होगा कि कोई भी ऐसी मींस, ऐसे साधन जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। किससे कर सकते हो भाई? मोबाइल से, टेलीफोन से, लैपटॉप से, पेजर से। पेजर पहले जमाने में चलते थे, आजकल नहीं चलते, है ना। पेजर से, फिर अपना फैक्स मशीन से, किसी भी माध्यम से यदि आप कम्युनिकेट कर सकते हो। बैरेक्ट में देखो वही चीज लिखा हुआ है, सेल फोन। बैरेक्ट में शब्द यूज किया गया है सेल फोन, ठीक है। डिजिटल सहायक दोनों संयोजक कोई अन्य, तो यहाँ पे डिजिटल असिस्टेंट वहां पे, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन द बोथ एनी अदर डिवाइस, तो कोई भी अन्य अदर डिवाइस। तो अदर डिवाइस में एक संभावित जितनी हो सकती थी, मैंने फोटो यहाँ पे रख दिया कि कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से आप एक जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो, पारेषित कर सकते हो, तो वह कहलाता है कम्युनिकेशन डिवाइस। अभी आपका बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 2I, पक्का है? संसूचना नहीं है, डिवाइस। देखो डिवाइस, डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन दूसरा है। अरे बैरेट है तुम्हारे पास बीएनएसएस का, देखो चेक करो। हाँ तो दोनों में अंतर है ना, देखो अलग अलग, देखो जल्दी से। हाँ मनीषा यादव, जुड़े रहिएगा थोड़ी समय तो समझ में आएगा आपको मनीषा। हाँ हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक साधन। हाँ 2A इलेक्ट्रॉनिक साधन। हाँ क्या है, पढ़ो ना इलेक्ट्रॉनिक। हाँ गुड इवनिंग मनीषा, बोलिए। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा। कहाँ, इंदौर से कि बाहर से आप? अच्छा खंडवा से मनीषा, ठीक है। आप प्रयास कीजिएगा थोड़ा सेशन अटेंड करने का, है ना। हाँ पढ़िए। संसूचना, बस ठीक है। बस बस सरकार, अब देखो वो थोड़ा सा चूंकि बीएनएसएस में दिया गया है, तो बीएनएसएस में देने का एक उद्देश्य ये भी था कि बीएनएसएस में देने का एक उद्देश्य आपका ये भी था कि मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसे आजकल देखो ना, तो आजकल हर जगह बोल दिया कि आप जो है तो मोबाइल अपने साथ रखोगे, कहीं पे भी सर्च करने जाओगे तो आप मोबाइल का वो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिए और वहां पर आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए कि आपने क्या सर्च किया। तो चूंकि बीएनएसएस थोड़ा सा प्रक्रियात्मक विधि है, प्रोसीजरल लॉ है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे बताया गया है। पर मेन मुद्दा वही है कि कम्युनिकेशन डिवाइस, है ना। तो कम्युनिकेशन डिवाइस, और चूंकि ये आईटी एक्ट है तो एक जर्नल यहाँ पे कम्युनिकेशन डिवाइस की डेफिनेशन दी गई है, ये यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये साधन है, मतलब ये कम्युनिकेशन डिवाइस मतलब वो साधन है, वो मीन्स है जिसके माध्यम से आप किसी डाटा को, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हो। तो कैसे भेजते हो? फैक्स करते हो, मेल करते हो, बात वही मैसेज भेजते हो, तो वो सब किसके माध्यम से? मोबाइल, फैक्स मशीन, लैपटॉप। तो वही सब चीजें यहाँ पर बता दिया मैंने। क्लियर कहानी? बात को आगे बढ़ाएं। अब अगला है आपका, चूंकि और कौन से साधन है जिसके माध्यम से आप ये चीज कर सकते हो, तो अगला है आपका साइबर कैफे। ठीक है, साइबर कैफे ये आपका 2NA, हिंदी में ढ क में डिफाइन किया गया है। आजकल साइबर कैफे उतनी ज्यादा आपको नहीं दिखती हैं, क्योंकि फिलहाल आजकल जो कह सकते हैं कि मोबाइल, आपका सेल फोन ही इतना ज्यादा नेट और सब चीजें प्रोवाइड कर देता है कि आपको अलग से कहीं पर साइबर कैफे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शुरुआत में जब नेट आया था और उस समय खासकर 2000 का दशक था, है ना, 2011 12 15, उस समय तक भी कह सकते हो कि 2 दशक आराम से साइबर कैफे भी अच्छा एक अच्छा काम का जरिया था, और लोग बढ़िया जाते थे, घंटों सर्फिंग चैटिंग वगैरह हम किया करते थे। हमारे जमाने की बातचीत है ना, ये हमारे जमाने की बातचीत है। आज के जमाने में आजकल के बच्चे साइबर कैफे नहीं, आजकल मोबाइल में ही सब चीजें मिल जाती, है ना। हम लोग जाया करते थे, घंटों भर बैठ करके वहां पे सर्फिंग करते थे। हमारा
क्या बताया तुमको है? चलो वापस आए, किससे करते थे? तो ये चीज यहाँ पे दोस्तों से करते थे, और किससे करते थे? हैं, दोस्त से, फ्रेंड से, बस ना, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये चीज, हाँ तो कोई सामने भी बैठता था हैं? तुम्हें क्या लगता है सामने कोई नहीं बैठता? अच्छा यार, चलो वापस आए। हमारे पुराने गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, है ना? अभी पता चला कि पढ़ाने पढ़ाने इज्जत जो है तो कहीं बियर बार जाने की हो जाए। इसीलिए वापस वापस थोड़ा सा, ठीक है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ओके, हमारे मैडम तक कहानी चली गई तो दूसरी और कहानी, फिर तो दुख में बियर बार जाना पड़ेगा। चलिए वापस आए, हंसी मजाक की बातचीत है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। वापस आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो ये कोई भी ऐसी सुविधा जहां पर जनता से कोई भी मतलब इंटरनेट की पहुंच इजीली जो है तो मिल सकती है, फैसिलिटी इंटरनेट की एक्सेस इजीली अवेलेबल हो सकती है, तो वो प्लेस, वो जगह साइबर कैफे जो है तो यहाँ पे कहलाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला चीज यहाँ पे आता है, अब चूंकि जब आप बातचीत करते हैं तो साइबर सुरक्षा, चूंकि साथ में था तो इसलिए मैंने इसको साथ में ही रखा, इसको मैंने अलग से नहीं किया। तो साइबर सुरक्षा, तो 2NB साइबर सुरक्षा से यहाँ पर यह बताया गया है कि सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन, उपस्कर शब्द यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है ना। इक्विपमेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विपमेंट वगैरह, ठीक है। युक्तियां, कंप्यूटर संसाधन, दो सभी चीजें। अब देखो, साइबर सुरक्षा का बेसिकली मतलब वही है कि जैसे देखिए आप किसी साइबर कैफे में गए, तो साइबर कैफे में पहले ऐसा नहीं था कि कोई भी व्यक्ति जा करके जो है तो वहां पे सर्फिंग करता था। बकायदे वो आपसे आपका आईडी कोई पूछते थे प्रॉपर तरीके से, फिर आपको एक आपकी आईडी होनी चाहिए, जीमेल आईडी वगैरह सब प्रॉपरली होनी चाहिए, और उसके बाद ही जो है तो वो आप एक प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ, है ना। और फिर दूसरा ये भी था कि जैसे आपने कोई चैटिंग की या कोई भी जानकारी शेयर की, है ना, आराम से, तो किसी प्रकार की जानकारी वगैरह आपने शेयर की, जैसे कई बार ऐसा नहीं कि लोग पहले इसमें कैफे वगैरह में जाते थे तो केवल चैटिंग करने के लिए जाते थे, कई बार जो व्यापारी वर्ग होते थे वो भी जाते थे और अपनी जो बिजनेस डील वगैरह करते थे। अब मान लो कोई व्यापारी है इंदौर का, अब उसको कोई मतलब मान लो कोई बेंगलोर में बैठा है, कोई अहमदाबाद में बैठा है, किसी व्यक्ति से डीलिंग करनी है, तो वहां जा करके बातचीत करने से अच्छा है कि भाई आमने सामने अपन ये नेट फैसिलिटी के माध्यम से जुड़ जाएं और अपनी बातचीत करें। लेकिन वहां पर यह भी चाहिए था ना कि हमारी बातचीत सिक्योर्ड रहे, तो उसके लिए पूरी जो सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड की जाती है, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड किए जाते थे, है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कल की क्लास में मैंने समझाया था, तो सभी जो है तो आपका किस में आते हैं, सभी जो है तो आपका साइबर सिक्योरिटी में आते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि अनऑथराइज्ड यूज, पहुंच वगैरह ना हो सके, तो ही जो है तो आप प्रॉपर तरीके से, यानी कुल मिला के कम्युनिकेशन डिवाइस भी आपकी ऐसी होनी चाहिए, है ना, कम्युनिकेशन डिवाइस। और उसमें जैसे वही है कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज भेजते हो, तो प्रयास ये करते हो ना कि कोई मैसेज व्हाट्सएप वगैरह में चैटिंग वगैरह कुछ तो किसी के पास ना जाए, है ना। कई लोग सिक्योरिटी वगैरह करते हैं तो सुरक्षा के लिए करते हैं, ताकि वो व्हाट्सएप में भी देखो बहुत सारी सिक्योरिटी बताता है कि आप यहाँ पे किसी प्रकार की बातचीत कीजिए, आपकी हम सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये क्या है, ये सब सुरक्षा प्रोवाइड किया जाता है, सही ना, साइबर सिक्योरिटी। तो ये क्या रहता है, आपका हार्डवेयर के माध्यम से भी चाहिए, हार्डवेयर मतलब मोबाइल, तो मोबाइल वगैरह में भी सिक्योरिटी होती है, ठीक है। जितना अच्छा मोबाइल लोगे उतनी अच्छी सिक्योरिटी वगैरह सब चीजें आपको मिलती है ना। तो ये चीज, जैसे लोग आईफोन के लिए पीछे पागल रहते हैं, क्यों आईफोन के पीछे क्यों पागल रहते हैं, उसमें थोड़ा सा क्या रहता है, जैसे नॉर्मली मोबाइल वगैरह से इसमें क्या होता है कि आप छोटे छोटे ऐप जो इनक्रप्टेड ऐप है उनको भी चला सकते हो, उससे कई बार आपके मोबाइल में कोई बग लग सकते हैं, बग मतलब कोई भी इसमें वायरस आ सकता है। लेकिन आईफोन वगैरह में थोड़ी सी, चूंकि आप 1-1.5 लाख रुपए का मोबाइल ले रहे हो, सॉरी बात है, तो उसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी, अब 10-20 हजार का मोबाइल और 1.5 लाख रुपए का मोबाइल, भाई अंतर क्या है सिक्योरिटी वगैरह का, तो वो मेन थोड़ा सा, इसलिए लोग खासकर जो जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो जिनके पास पैसा है, बाकी तो बहुत सारे लोग शोबाजी के लिए लेते हैं, उनको पता भी नहीं कि क्यों आईफोन लेना है। आईफोन कायदे से उसको मतलब बड़े फोन, महंगे फोन उनके लिए जितना अच्छी सिक्योरिटी चाहिए, भाई सब जानकारी, पूरा व्यापार मोबाइल चल रहा है उसके लिए जरूरत है, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए वहां पर प्रॉपरली, तो ये आपका जैसे उस वहां पर वो काम करता है, क्लियर कहानी। उसमें जैसे आप देखो, जैसे मोबाइल में आप कोई करप्टेड सॉफ्टवेयर चला सकते हो, है ना, एंड्रॉइड मोबाइल में, लेकिन उसमें आप ऐसा नहीं कर पाते हो, तो थोड़ा सा वो साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से बेहतर हो जाता है, क्लियर कहानी। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका साइबर सिक्योरिटी, तो 3 चीजें यहाँ पर आपका
मीन्स साधन जिसके माध्यम से आप कम्युनिकेट करते हो। समझ में आ रहा है? कोई चीज ऐसी हो जो समझ में नहीं आए तो पूछ लेना भाई। अब आते हैं, अब यहां से थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, है ना, और टेक्निकल हो जाएगा तो इसको हम अच्छे से समझेंगे, थोड़ा आज समझेंगे। कुछ चीजें मैं तैयार नहीं कर पाया हूं, समय नहीं मिला मुझे, दूसरे काम पे रह गया सुबह से, तो मैं इसको आज थोड़ा बता दूंगा, थोड़ा कल क्लास रहेगी। कल ध्यान रखना, कल सैटरडे आप लोग का टेस्ट में आप लोग का तो मैंने बता दिया, सिविल वालों का, जो एडीपी वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बता दूं कि कल आप लोग का मैं बीएनएस का टेस्ट लूंगा। बीएनएस तो कल आपका आईटी की क्लास रहेगी, बीएनएस की क्लास नहीं रहेगी, बीएनएस का मैं टेस्ट लूंगा। तो बीएनएस का मैंने लास्ट जो है तो टेस्ट ले लिया है शुरुआती, तो चैप्टर 4-5 के आसपास का मैं टेस्ट लूंगा, ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। तो कल पहले पेपर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, सॉल्व कर लेना, फिर ऐसे ही लाइव आकर के हम डिस्कशन कर लेंगे। प्रयास रहेगा कि कल यूट्यूब में लाइव चला जाऊंगा, तो कुछ दूसरे बाहर के विद्यार्थी को भी यदि उसको पेपर डिस्कशन में जुड़ना है वो भी जुड़ सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसको अपन कल का पेपर रहेगा, मैं बता दूंगा ग्रुप में, बीएनएस का पेपर कल अपन डिस्कशन करेंगे। तुम लोग भी ट्राई कर लेना, तुम लोग में दे रखा है, पर कुछ नए क्वेश्चन कभी मिल जाए तुम लोग तो देख लेना, कभी इच्छा, ठीक है। इसी टाइम पे ही रहेगा इस, क्योंकि टाइम थोड़ा कल जल्दी रहेगा, सर की क्लास नहीं रहेगी जीके जीएस की, ठीक है। हाँ संध्या, बीएनएस से कंप्लीट हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन के भी मैं संडे तक दे दूंगा। तुमको नोट्स दिए ना बीएनएस के, तुमको सब दे रखे संध्या। चलो मैं बात कर लेता हूँ बाद में आपसे संध्या, क्लास के बाद, है ना। आप मुझको मैसेज कर देना। बीएनएस के तो हो गए, बीएनएस के नोट्स मैं आपको दे दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन के भी लगभग हो गए हैं, थोड़ा हल्का सा 3-4 घंटे काम बचा हुआ है, तो मैं करके वो भी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। ओके चलो, अब आते हैं भाई चिन्ह, चिन्ह के नहीं सिग्नेचर। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और थोड़ा टेक्निकल है। तो यहां पर कौन कौन से सिग्नेचर आपके सामने आते हैं, बेसिकली थोड़ा सा बैरेट के पन्ने पलटाइए और सीधे चले आइए। आप लोग हिंदी में त लिखा होगा, इंग्लिश में पी लिखा होगा। अब ये थोड़ा ध्यान रखना, ये मेंस के लिए भी, मतलब एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार इनके ऐसा पूछ लिया कि अंकीय चिन्ह कहाँ बताया गया, तो ये पूछा है 2008 एमपीएडीपीओ में, ये क्वेश्चन पूछा है कि अंकीय चिन्ह यानी कि डिजिटल सिग्नेचर को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो थोड़ा सा इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो टू, अभी इनको ध्यान रखना, अभी पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर मैं इनको सबको ऐसे धीरे, आपको सब याद हो जाएगा। ये क्या देखो, ये चीज क्या है ना कि 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखेंगे, 1-2 ट्रिक वगैरह अपन यूज करेंगे तो सब याद हो जाएगा। पर मेरे लिए तो बहुत सिंपल सी ट्रिक लगती है भाई, कि तुम, मैं बहुत सीधी सी ट्रिक बोलता हूँ, सीधा सा ट्रिक है कि थोड़ा सा योग करके अपने दिमाग को शांत करो, तो 2-3 बार में चीजें तुमको याद हो जाएंगी। तुम्हारा दिमाग जितना अशांत है तुमको उतना रिवीजन लगेगा। अब तुम चाहे कोई भी ट्रिक आजमा लो, सही कह रहा हूं, कोई भी ट्रिक आजमा लो, सिंपल सा फंडा है भाई याद करने का, कि तुम्हारा दिमाग शांत है, तुमको चीजें 1 दिन 2 बार 2 बार 3 बार पढ़ने में याद हो जाएगी, ठीक है। दूसरा चीज की अपन वो भी आदत डालो कि जैसे आज पढ़ो और प्रयास करो कि एक होता है ना कि मैंने एक नियम बताया था कि नई चीज पढ़ो, तुम लोग याद है ना, एक बेसिक जो एक सामान्य बुद्धि के व्यक्तियों के हिसाब से है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनके लिए थोड़ा समय ज्यादा हो सकता है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए है कि फर्स्ट टाइम यदि आपने कोई चीज पढ़ा, फर्स्ट टाइम, तो प्रयास करो कि विद इन 3 डेज उसको फर्स्ट रिवीजन मारो। विद इन 3 डेज जो है तो फर्स्ट रिवीजन, जब फर्स्ट टाइम किसी चीज को किसी न्यू सब्जेक्ट, ठीक है ना, न्यू सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ा तो विद इन 3 डेज फर्स्ट रिवीजन, विद इन 7 डेज सेकंड रिवीजन, और विद इन जो है तो 15 डेज, ठीक है ना, थर्ड रिवीजन। और हर महीने, मतलब हर महीने एक रिवीजन करते रहो। एक सामान्य बुद्धि के व्यक्ति हो तो आपको थोड़ा देखते रहना पड़ेगा। और यदि जैसे हो ना, एक ही रास्ते में 4-5 बार जाओगे तो रास्ता याद हो जाता है, तो 5-6 रिवीजन करोगे तो बेसिक चीजें याद हो जाएंगी। अब उसके बाद कि वो जीवन भर रखा रहे, उसके लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए कि वही है कि आपका मन कितना शांत है। यदि आप बड़े शांत मन से पढ़ाई करते हो,
है ना, तो वो चीज लंबे समय तक याद रहती है। लेकिन जब अशांत रहते हो कि यार इसको याद करना है, पढ़ना है, और फिर दूसरी सब पढ़ने बैठे हो कि अरे वो वहां पे साड़ी देख के आए थे, सूट देख के आए, तुम लोग साड़ी क्या पहनोगे, सूट देख के आए थे, सॉरी सूट भी क्या पहनोगे, जीन्स देख के आए थे वो लेना है। तो कहने का मतलब है कि दिमाग यहाँ वहां उछल रहा है, तो आप उतना ज्यादा चीजें, पिक्चर देखने जाते हो ना सब याद रहता है, थोड़ा दिमाग शांत करो। इसलिए मैं कहता हूँ जितना दिमाग शांत रहेगा, ज्यादा अननेसेसरी नहीं सोचोगे, उतना चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। नहीं तो ये फंडा आप अपना सकते हो। मुद्दे की बात करते हैं। तो यहाँ पे अंकीय चिन्ह क्या होता है, तो यहाँ पे देखो डिजिटल सिग्नेचर को समझते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर उपयोगकर्ता द्वारा, जो यहाँ पे यूजर है ना, धारा 3, अब धारा 3 में 2 तरीके बताए गए, उसको मैं डिस्कशन करूंगा, चिंता मत करना। किसी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति प्रक्रिया द्वारा, तो धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति और प्रक्रिया जो है तो जो बताई गई है, तो उसके द्वारा कह सकते हो किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अधिप्रमाणन करना, ठीक है ना, ऑथेंटिकेशन। देखा जाए तो इस एक्ट का मेन उद्देश्य यही है कि ऑथेंटिकेशन, मान्यता देना, प्रमाणित करना कि आपने जो जानकारी दी है वो सही है। इसको बोलते हैं अंकीय चिन्हक, इसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। और ये डिजिटल जो सिग्नेचर होता है ये बहुत छोटा सा एक पार्ट होता है किसी चीज का। जैसे बेस्ट समझो कि आप लोग अपना आधार कार्ड बनवाते हो, आधार कार्ड में वो जो 16 डिजिट का नंबर रहता है वो क्या है, आपका डिजिटल सिग्नेचर। क्या है वो, आपका डिजिटल अंकीय चिन्ह को डिजिटल सिग्नेचर। समझ में आया। आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, अंत में जो वो आपका अकाउंट नंबर मिलता है वो आपका क्या है, डिजिटल सिग्नेचर। समझ में आ गया। लेकिन वहां तक, जैसे आपने आधार कार्ड जब बनवाया होगा तो वहां तक जाने के लिए आपने बाकायदे अपना थंब एक्सप्रेशन वगैरह सब चीज दिया होगा, तो वो सब पूरी प्रोसेस के तहत आप वहां तक पहुंचे होगे, पूरी आपसे जानकारी ली गई होगी, हर जानकारी प्रॉपरली जो है। तो जब आधार बनना होगा तो प्रोसेस में आप भी गुजरे होगे, तो आपको पता है कि पूरी प्रोसेस के साथ जो है तो फाइनली वो आपको नंबर मिलता है, ठीक है। तो वो जो पूरी प्रोसेस है, वो पूरी प्रोसेस है, अभी उस प्रोसेस को भी हम डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। तो जो पूरी प्रणाली है, सिस्टम है, प्रक्रिया है, उसके बाद जो अंत में प्रोड्यूस निकल के आता है, यानी कि आपका जो आधार नंबर निकल के आता है, तो वो कहलाता है अंकीय चिन्हक। क्या कहलाता है वो, अंकीय चिन्हक, डिजिटल सिग्नेचर। कहीं पर भी आप कहीं पर भी इसको यूज करते हो। जैसे डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ऐसा नहीं होता, जैसे आप कोई, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने अपना ईमेल आईडी बनाया, तो ईमेल आईडी आप पूरी जानकारी भरते हो, फिर आपको जो मेल आईडी मिल गया तो वो भी आपका एक डिजिटल सिग्नेचर के तौर पर काम करता है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है। कई बार आप जैसे डिजिटली, कई बार आपके साइन, कई बार क्या होता है कि जैसे आप कभी कोई फॉर्म भरते हो ना, आपने कहीं फॉर्म भरा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी वो साइन की भी जो है तो वहां पे कॉपी करके लगाते हैं। कभी अभी जैसे मैंने नेट का फॉर्म भरा तो वहां पे साइन, फोटो और साइन, समझ में आ गया ना, फोटो और साइन। और फिर आपका वो आगे चलेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक में चलेंगे, उसको अभी डिटेल, बहुत इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक बहुत डिटेल वाली बातचीत है। तो ये डिजिटल सिग्नेचर मतलब कि अंतिम प्रोड्यूस है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी होता है आपका 2 यानी कि 2Q के अंतर्गत। तो ये केवल ये ध्यान रखना कि धारा 35(4) के अधीन जारी किया गया। अब इसको पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करना, अभी मैं सबको मर्ज नहीं कर रहा हूँ। क्या है, मैं बिल्कुल सिंपल सा, आपका आईटी टेक्निकल एक्ट है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। यकीन मानना कि आप जब, मैं नहीं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा आईटी का एक्सपर्ट हूं, लेकिन इतना मेरा प्रयास रहेगा कि आप एक बार पढ़ लो, पूरा प्रयास रहेगा कि आपका बेसिक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप अपने आसपास की चीजें समझने लगोगे, ठीक है ना। केवाईसी कितने लोग समझते हैं, केवाईसी क्या होता है, नहीं जानते हो, चलो ठीक है। तो ये चीज अपन समझ में आ गया। तो ये अंकीय चिन्ह। अब देखो क्यों मैंने बताया कि छोटी चीज है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की परिभाषा पढ़ो। टू न क, हिंदी में न क, इंग्लिश में देखो तो वहां पे लिखा है TA, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह। वहां पे क्या लिखा है कि द्वितीय अनुसूची, यानी कि जो सेकंड शेड्यूल है, उसमें स्पेसिफिक जो तकनीक के तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन जो है तो अंकीय चिन्ह कहलाता है।
अब थोड़ा सा अपना बैरेक्ट उठाओ और बैरेक्ट उठा करके इसका द्वितीय सेकंड स्केड्यूल देखो, द्वितीय अनुसूची देखो, देखो एक बार फटाफट थोड़ा सा बैरेक्ट उठाओ, देखो तो वहां पे पहला ही देखो, वहां पर दूसरी अनुसूची में देखो, वहां पर लिखा है आधार या EKYC लिखा है ना। तो ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक है। तो आप केवाईसी करते हो मतलब क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह बना रहे हो अपना। तो केवाईसी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक। आधार कार्ड बना रहे हो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक। अब समझना ये क्या है, थोड़ा सा मैंने तो जो बैरेट में लिखा था पहले, ये डेफिनेशन मैंने बैरेट वाली बता दिया, ताकि थोड़ा सा कभी एमसीक्यू बने तो ये पता रहे। इसमें एमसीक्यू बन सकता है, मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक में हेडिंग में बन सकता है, कहाँ बताया गया है, इसके अलावा कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक कहाँ पे, तो सेकंड तो द्वितीय अनुसूची। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना कि ये जो द्वितीय अनुसूची वाली बातचीत है, ठीक है, द्वितीय अनुसूची वाली बातचीत है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये एमसीक्यू वाला कि सेकंड शेड्यूल में जो स्पेसिफिक जो टेक्निक बताई गई है जिसके माध्यम से किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन, ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है, वो प्राप्त किया जाता है। ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वहां पे किया जाता है। वो प्रोसेस को अपन क्या, उस प्रोसेस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह को जो है तो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। यहां पे ध्यान में रखिएगा। आप देखो ना दूसरी अनुसूची बैरेट आपके पास है ना, देखो वहां पे लिखा है दूसरी अनुसूची धारा 3A की उपधारा 1 में देखिए, फिर वहां पे सीधे हेडिंग ही लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह या इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन लिखा। फिर वहीं पे क्रमांक देखो, वर्णन वहां पे लिखा है, डिस्क्रिप्शन। तो वहां पे जो पहला लिखा है आधार या EKYC, अभी वहां पे जो चीजें हैं आधार या EKYC पहला लिखा है, और दूसरा वहां पर अधिप्रमाणन तकनीक, ऑथेंटिकेशन टेक्निक, वो सब प्रक्रिया वहां बताई गई है। तो वो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, पर ये आधार वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा इजी है, आप लोग सभी लोग उससे रूबरू होते रहते हो, तो वो मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा समझाऊंगा कि केवाईसी जिसको बोलते हैं ना, EKYC क्या होता है, तो ये हम समझते हैं, समझता है ना। तो पहले आप थोड़ा सा इसको समझते क्या होता है। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक मतलब क्या होता है, इसको ई हस्ताक्षर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। तो फिर आप एक्ट देखो, ये प्रयास करो कि आपके एक्ट में नहीं है तो या तो आपका है, तो ये नया बैलेट लो, नया बैलेट लो, नया बैलेट लो भाई, ये क्योंकि सब जरूरी चीजें हैं और इनमें सब एमसीक्यू बनते हैं, ये सब 2019 के अमेंडमेंट वाले हैं। तो बैलेट नया लो, प्रयास करो थोड़ा सा कि 2019 के पुराने किस दिन के बैलेट हैं, तो थोड़ा सा बैलेट नया लें, है ना। एक बात ध्यान रखना, केवल 150 के बैलेट रहते हैं, पर ये आपका जीवन, आपकी गलत जानकारी इकट्ठा कर ली, ठीक है, तो उसकी वजह से आप 150 के बैलेट हैं तो बैलेट नया लो। अब देखो आगे चल के अमेंडमेंट हो गया, अब यही तो जीवन है, यही तो रिस्क है ना। तो ये बैलेट है, मैं तो संविधान की मेरे पास 6 किताबें पढ़ी हैं, क्या करें, इतना अमेंडमेंट होते रहते हैं, पढ़ना पड़ता है, तो नई किताबें लेनी पड़ती हैं। सीआरपीसी के मेरे पास 4 बैलेट पड़े हैं, वो सब बेकार हो गए। सीआरपीसी मेरे पास 4 बैलेट पड़े थे और सब बेकार हो गए। बीएनएस के 2 बैलेट इकट्ठे हो गए हैं। तो ये तो जीवन है, क्या करें। यहाँ पर तो आपको इस संघर्ष पथ में पढ़ाई लिखाई वाले उसमें आ गए हो। अरे फिर भी हम लोग को तो चलो ठीक है, अमेंडमेंट धीरे धीरे। अब सोचो वो वाले जो टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, हर साल बदल जाती किताबें, हर साल टैक्स के स्लॉट बदल जाते हैं, हर साल नई पूरा व्यवस्था करनी पड़ती। चलिए वापस आते हैं मुद्दे की बात करें, तो इसको ई हस्ताक्षर बोलते हैं। थोड़ा सा इसको अब देखो, मैंने इसको थोड़ा सा समझाने वाला बता दिया। जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक मतलब प्रोसीजर बताई गई जिसमें दस्तावेज लेन देन की स्वीकृति को बताई जा सकती है, हस्ताक्षर डिजिटल मतलब ये जो एक सामान्यतः हाथ से सिग्नेचर की जैसा ही है, जो किसी समझौते अनुबंध पर ऑनलाइन हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। ई हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसको जनरली जो है तो क्या बोलते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है केवाईसी। अब केवाईसी क्या होता है, तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। मतलब केवाईसी का मतलब होता है नोन योर कस्टमर, अपनी ग्राहक को जानो भाई। केवाईसी का मतलब होता है अपने ग्राहक को जाने। केवाईसी का मतलब क्या होता है, अपने ग्राहक, बोलते केवाईसी करवा लो मतलब ग्राहक को जाने। तो जैसे देखो पहले क्या था, जैसे आजकल आप लोग बैंक में अकाउंट खोलने जाते हो,
तो आपसे केवल आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है और कुछ भी नहीं, क्योंकि आजकल आपका आधार से आपका एक मोबाइल ऑलरेडी लिंक रहता है और बस आधार कार्ड जहां पे वो करते हैं तो पूरी जानकारी आपके बारे में मिल जाती है। और अब तो जैसे बैंक अकाउंट भी आधार में लिंक हो जाते हैं, तो आपके कितने अकाउंट है, क्या जानकारी है, बेसिक इंफॉर्मेशन आपका हर जगह। आजकल कोई भी फॉर्म भरने जाओ तो पहले क्या बोलते हैं कि अपना आधार नंबर बता दो, तो आधार नंबर से फिर आपका सब जानकारी, मतलब आधार नंबर से तो पूरा जैसे आगे चल के उसमें जैसे केवाईसी हो जाता है, समग्र आईडी बनती है ना, तो जैसे उसमें कि कितने फैमिली मेंबर हैं वो पूरी जानकारी वहां पर आपकी उसी एक पर्टिकुलर उससे मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो फिर आपका फिर आधार नंबर मिलता है, तो ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो आपने अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, वो जो आधार नंबर है वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है ना, वो आधार पूरा डिटेल आपने जो दे दिया कि अब जैसे मैं महाकालेश्वर मिश्रा हूं, उसमें पूरी जानकारी आप देखते हो कि आपका जो आधार नंबर होता है, आधार कार्ड सभी के पास होता है, तो उसमें देखते हो पूरी जानकारी, बेसिक इंफॉर्मेशन आपका रहता है कि आपका पता, आप कहाँ, सब बेसिक जानकारी। उसके साथ जैसे आपको जैसे रखने के लिए छोटा कार्ड रखते हो, बाकी डिटेल से पूरा सब पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। इसी को बोलते हैं केवाईसी। और ये आजकल क्या होता है कि केवाईसी करने का मतलब क्या होता है कि उससे आधार से, तो पहले जैसे आप लोग बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते थे तो वहां पे क्या होता था कि भाई हम तो जानते नहीं इनको, तो तुम एक किसी ग्राहक को लेके आओ, पुराने इस बैंक के ग्राहक को, वो तुमको बताएगा कि हाँ ये इसको हम जानते, तो तुम्हारा अकाउंट खुलेगा। पहले ऐसे होता था। लेकिन आजकल आप देखो, बैंक में अकाउंट खुलवाने जाना है, आप आधार लेके चले जाओ, बैंक में अकाउंट खुल जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड से बैंक वाला जान जाएगा कि आप भारत के हैं कि नहीं है, विदेशी हैं कि देशी हैं। आपको अपने बारे में कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं, बस अपना आधार नंबर दे दो, वो आपके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेगा। उसके बाद बैंक को लगता है कि हाँ भैया आप हो इस लायक कि आपका अकाउंट खोला जाए, तो खोलेगा, नहीं तो मना कर देगा। समझ में आ गया? तो केवाईसी का मतलब क्या होता है कि, और ये केवाईसी जब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया तो उसको बोलते हैं ई केवाईसी। ठीक है, और ई केवाईसी सबसे बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बनाने का। अब क्लियर हो गया केवाईसी का मतलब, है ना? तो आजकल होता है ना मोबाइल, जैसे कई बार क्या तुम लोग के अकाउंट बंद हो जाते हैं, तो बोलते भैया इसमें केवाईसी करवा लो। तो फिर तुम लोग क्या करते हो, केवाईसी करवाने के लिए क्या करते हो, आधार आधार की फोटोकॉपी लगा करके बैंक में लगाते हो, है ना, और फिर उसके बाद बैंक अप्रूव करता है और तुम्हारे पास वही मोबाइल नंबर वगैरह सब में मैसेज आता है कि हाँ भैया बैंक तुमको जान गए कि हाँ ये सही व्यक्ति का खाता है, और उसी व्यक्ति का खाता है जो नाम है, आधार से भी इनका पता चल गया, ठीक है भैया पैसा वैसे निकाल लो। होता है, आप जैसे 5-6 महीने अपने अकाउंट को ऑपरेट नहीं करो तो आपके अकाउंट को आजकल क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, फिर आपको केवाईसी करवानी पड़ती है, उसके बाद जाके चालू होता है। ठीक है ना, तो ये सब प्रोसेस जो है तो यहाँ पर होता है। क्लियर कहानी? तो ये कुल मिलाकर के ये जो बायोमेट्रिक तरीके से, ऐसे आता है ना थंब, आप यहाँ पे अंगूठा लगाते हो, बायोमेट्रिक तरीके से पूरा आपकी जानकारी सरकार के पास रहती है, और जहां जहां मतलब पूरा आपके बारे में जैसे सभी जानकारी उसमें रहती है, मतलब वहां पर धीरे धीरे सभी जानकारी, आप आजकल देखो हर जगह आधार यूज होता है। कोई व्यक्ति कहीं किसी मामले में जेल मतलब कोर्ट गया, तो आजकल कोर्ट वगैरह में भी आपका आधार लिंक वगैरह करते हैं, वहां से वो जानकारी भी मिल जाती है। मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दोष सिद्ध है कि नहीं है, एक क्लिक से पूरी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि आजकल हर जगह वो जो आधार नंबर है वही आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो समझ में आ गया? तो आधार कार्ड क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। क्लियर कहानी? ओके, कुछ पल्ले पड़ा हल्का सा। और इसीलिए देखो यहाँ पर शब्द यूज किया गया है, ऊपर बताना रह गया था कि इसके अंतर्गत अंकी चिन्हक, यानी कि सबसे मेन चीज होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसी के अंतर्गत अंकी चिन्हक आता है। तो ये जो कार्ड बनता है, आप समझना, आधार कार्ड कभी अपना देखना, वहां पर ऐसा ये क्यूआर कोड बना रहता है, ठीक है ना, और ये हर व्यक्ति का अपना अलग क्यूआर कोड होता है। जैसे आप लोग फोन पे वगैरह यूज करते हो, पेटीएम यूज करते हो, तो ये क्यूआर स्कैन करते हो, है ना, वहां पे जाके बोलते हो कि स्कैनर मांगो। लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं, स्कैनर मांगते हैं, अरे भैया स्कैनर तुम अपना निकालोगे, ये क्यूआर कोड देगा वो। बोलते हैं और स्कैनर दिखाना, भाई स्कैनर तू निकालेगा, मैं तो क्यूआर कोड दिखाऊंगी तेरे को, है ना। पर लोग बात बोले, मतलब मजा आता है, लोग बात कई बार के इतनी गलतियां करते हैं, उनको यूज करते उनको पता ही नहीं है। बोले स्कैनर दिखाओ, अरे स्कैनर क्यों दिखा भाई, स्कैनर तू निकालेगा, मोबाइल निकाल, स्कैनर चालू कर, है वो अपना क्या दिखाएगा, क्यूआर कोड।
ठीक है, तो QR कोड, तो कोड से अब देखो जैसे ये है, अब इसमें स्कैन कर लो तो बेसिक सब जानकारियां मिल जाती हैं। तो ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक, और इसको बनाने की जो प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया, तो उसको भी हम समझेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर कहानी? चलिए, बस ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक आपका। ये मैंने आपका बता दिया कि इसका बेसिक यूज कैसे होता है। ये आपका केवाईसी क्या होता है, इसका मेन यूज कैसे होता है, तो देखो बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनियां, ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, वो सभी किसका यूज करती हैं, सभी केवाईसी का यूज करती हैं, प्रॉपर तरीके से केवाईसी का यूज करती हैं, अपने ग्राहकों की पहचान स्थापित करने के लिए केवाईसी का उपयोग करती हैं। ठीक है, इसके बाद जितनी भी, जैसे आपको बता दूं कि जितनी भी जो सरकारी योजनाएं हैं, उनका यदि आपको लाभ चाहिए, तो उसके लिए भी जो है तो आपको किसका यूज करना पड़ता है, केवाईसी का ही यूज करना पड़ता है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये सब कुछ जो है तो केवाईसी के माध्यम से यहाँ पर चीजें किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर कहानी, बात समझ में आ गई थोड़ा सा? अब इसका एक टेक्निकल पॉइंट है, जैसे कि अब इसको बनाने के लिए एक प्रोसेस, एक मतलब की प्रोसेस, प्रक्रिया, प्रणाली होती है, जो धारा 3 में कहती है ना, तो वो धारा 3 में प्रणाली हम देखेंगे, उसको धारा 3 में देखोगे तो वहां पे उसको कहते हैं अभिसमित गूढ़ प्रणाली, पढ़ लेंगे इसको, ठीक है ना, एस्थमेटिक क्रिप्टो सिस्टम। तो अभी क्या होता है ये प्रणाली, है ना, इसमें जो हैश फंक्शंस, यानी कि हिंदी में देखोगे कि द्रुतान्वेषण फलन के माध्यम से उसको यूज किया जाता है। अब ये सब क्या होता है, तो इसको भी मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा, पर आज के नहीं, कल समझाऊंगा, कि अभी ये पूरा मैं उसको डिटेल तैयार करके भी नहीं लाया हूँ, पूरा बना रखा है, मैं उसको बस डायग्राम बना करके, उसको थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैं बना करके पूरा डायग्राम आपको सभी चीजें, जो जैसे वो बोलता है ना पब्लिक की, प्राइवेट की, तो पब्लिक की, प्राइवेट की का एक मतलब मैंने आपको बताया है क्लास में, पर यहाँ पे दूसरा एक मतलब और होता है, तो मैं आपको बता दूंगा। फिर ये आपका टीबी है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, धारा 35 के तहत भी जारी होता है। और 2D आपका ये लास्ट परिभाषा, अफेक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाने का मतलब वही, किसी मतलब जो प्रक्रिया, जो तरीका है ना, जो पद्धति, प्रोसीजर, जिस पद्धति से किसी भी पर्टिकुलर दस्तावेज में आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगाते हो, केवाईसी वगैरह के माध्यम, जो भी तरीका, ठीक है ना, ये केवाईसी जो भी तरीका आप यूज करते हो, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक लगाना। तो वही जैसे केवाईसी का उपयोग करते हो, कोई भी तरीका जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर को यूज करते हो, तो ये आपका केवाईसी यहाँ पे बताता है। ठीक है, चलिए, अभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पूरा नहीं हुआ है, कल इसका जो टेक्निकल पॉइंट्स है तो उसको मैं कवर करूंगा। अब आज चूंकि उसको आज के लिए इसको इतने रखते हैं, ठीक है, कोई किसी के मन में प्रश्न हो तो पूछिए, समझ में आ गया कि नहीं आया?